पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। हमारे सामने 5 टारगेट लगे हुए थे जिनका फासला 30 गज था और इस मुख्तसर वक्त में 10 बार निशाना साध कर हर हदफ के सर में गोली मारना आम फायरर के लिए मुश्किल ही नहीं, करीबन नामुमकिन ही था। यूं भी पिस्तौल का फायर बाकी हथियारों से ज्यादा मुश्किल होता है। एक तो सही शिस्त नहीं साधी जाती, दूसरा उस पर राइफल की तरह गिरफ्त नहीं जमाई जा सकती, जिसकी वजह से जूं ही लबलबी दबाई जाए फायर के झटके से नाल ऊपर को उठती है और गोली हदफ से ऊपर निकल जाती है। अलबत्ता पिस्तौल को इस्तेमाल करने वाले जानते हैं कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। अंसारी साहब ने कहा था 1 मिनट का वक्त है और 5 अहदाफ के सरों में 2-2 गोलियां मारना है। जी सर कहते ही मैंने बगैर तवक्कुफ के पिस्तौल सीधा किया और सूरत से शिस्त साधते हुए ट्रिगर दबाना शुरू कर दिया। 1 मिनट से पहले मैं मैगजीन खाली कर चुका था। फायर खत्म करते ही मैंने फौजी तरीक़ाकार के मुताबिक पिस्तौल के खाली होने का ऐलान किया और अंसारी साहब ने हदफ को देखने के लिए कदम बढ़ा दिए। मैं भी साथ चल दिया था। तमाम अहदाफ के सर में 2-2 सुराख बने हुए थे। ट्रेनिंग OC मेजर आफाक का लहजा फख्र से पुर था। बोले सर देख लें। अंसारी साहब मुतबस्सम होकर मेजर आफाक को मुखातिब हुए, बरखुरदार जानते भी हो ये कौन है? मेजर आफाक को चुप लग गई थी। हल्के से तवक्कुफ के बाद अंसारी साहब ने पहली बार मेरा तारुफ करवाया। बोले ये राजा ज़ीशान हैदर हैं, एक बेहतरीन स्नाइपर जो उड़ती हुई मक्खी को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मेजर आफाक गड़बड़ाते हुए बोला, जी सर, असल में मेरी इस बारे में ज़ीशान से बातचीत नहीं हो सकी। अंसारी साहब ने मेरी पीठ पर थपकी दी, बोले शाबाश जवान, बस मैं यही देखना चाह रहा था कि कहीं हमारी तरबियत ने तुम्हारी असल सलाहियतों को तो नहीं कहना दिया। मैं इनकिसारी से बोला, सर कुदरती सलाहियतें इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ करती। उसके बाद मेजर आफाक ने फायरिंग करवाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। मैं ट्रेनी होने के बावजूद फायरिंग का उस्ताद बन गया। महीने में एक बार नाइट पास मिल जाया करता और महीने में एक बार घर का चक्कर लगाना फौजी के लिए बहुत बड़ी अय्याशी है। और अब मेरा काम शुरू हो गया था। अमली मश्क में मुझे सब्जी और फलों का ठेला लगाने का हदफ मिला था। ठेले और सब्जी वगैरह का बंदोबस्त हर ट्रेनी की अपनी जिम्मेदारी थी। ठेला किराए पर मिल गया था जबकि सब्जी और फल मैंने खरीद लिए थे। हर ट्रेनी की कारकर्दगी को जांचने के लिए इंस्ट्रक्टर्स मुतय्यन थे। मैं पुराने कपड़ों में ठेला धकेलता हुआ बाजार के एक कोने में ठहर गया। पुराने और कदरे मैले कपड़े, फटे हुए हवाई चप्पल और चेहरे पर संजीदगी तारी किए मैं एक गरीब शख्स का रूप धारे हुए था। गो आम जिंदगी में भी मैं नवाब या सेठ नहीं हूँ। सफेद पोश घराने से ताल्लुक है और अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हुआ है। अलबत्ता उस वक्त मैं मुफलिस और मजबूर नजर आने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था। थोड़ी सी बिक्री हुई। चंद गाहकों के बाद जुहेब उस्ताद वहां पहुंच गए। थोड़े से टमाटर, प्याज और 1 किलो सेब लेकर उन्होंने कीमत चुकाई। अजनबियों के अंदाज में चंद रस्मी बातें की और आगे बढ़ गए। मुझे 2-3 घंटे वहां मजीद रुकना था। एक अधेड़ उम्र औरत ठेले के करीब आई। खासी मोल तोल के बाद उसने टमाटर प्याज खरीदे और पैसे अदा कर रही थी कि एक मुतरन्नम आवाज मेरे कानों में पड़ी, माँ जी रहने दें, हम अदायगी कर देंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उछलने से रोका। वो राजकुमारी परमाही थी। उसे पहली बार इतने खुले लिबास में देखा था। पीले रंग की फूलदार शलवार जिस पर बलूचियों के सकाफती पहनावे की तरह कई सिलवटें पड़ी थीं। ऐसी शलवार कई मीटर कपड़े से बनती है। उस पर घुटनों तक आती गुलाबी रंग की कमीज थी जिस पर सब्ज कढ़ाई से खूबसूरत बेल बूटे बने हुए थे। कमीज कदरे तंग लग रही थी।
शायद इसकी वजह शलवार का बहुत ज्यादा कुशादा होना था या दर्जी की महारत थी कि उसने परिवश के बालाई बदन के नशेब फरास को जबान दे दी थी। सब्ज रंग का दुपट्टा जो मफलर की तरह गले में पड़ा था, सुनहरे रेशमी बाल कंधे पर बिखरे थे। उसके हमरा उसकी हम उम्र 2 और लड़कियां भी थीं। दोनों ने परिवश से मिलता जुलता लिबास ही पहन रखा था। बूढ़ी औरत दुआएं देते हुए चली गई थी। उसने जरा भी तकल्लुफ नहीं किया। एक लड़की ने सेब उठाकर उसका मयार जांचते हुए पूछा, सेब क्या भाव है? मैं पहले झटके से संभल गया था। संजीदगी से बोला, 300 रुपए किलो बाजी। वो खफगी से बोली, तुम्हें बाजी लग रही हूं मैं गड़बड़ाते हुए बोला, माजरत बेगम साहिबा। इस बार परिवश ने आंखें निकाली, बोली, हम बेगम साहिबा लग रहे हैं। मदद की तलाश में दाएं बाएं नजरें दौड़ाईं, मगर इर्द गिर्द गुजरने वाले अजनबियों पर ही नजर पड़ी। शायद मेरी कारकर्दगी जांचने वाले उस्ताद ने भी कहीं छुपकर मुझ पर नजर रखे हुए थी। मैं जज्बात के इजहार को लाचार था। थूक निगलते हुए बेबसी से बोला, मिस, हम तो तमाम काबिल एहतराम लड़कियों को बाजी या बेगम साहिबा बोलते हैं। आपको बुरा लगा तो माजरत। परिवश मसनूई बरहमी से बोली, हमें बिल्कुल बुरा लगा, आइंदा सोच कर बोलना। बाकी दोनों लड़कियों के अंदाज से भी यही लग रहा था कि वो मेरी असलियत से वाकिफ हैं। तभी तो दबा दबा तबस्सुम उनके होंठों पर खिल रहा था। तीसरी लड़की ने हुक्म दिया, अच्छा 5 किलो अच्छे अच्छे सेब तोल दो। जी मिस कहकर मैंने 5 किलो सेब तोले। उसने उतने ही टमाटर और प्याज भी तुलवाए। परिवश दूसरी लड़की को मुखातिब हुई, यमुना तुमने कुछ नहीं लेना? वो जल्दी से बोली, मैं भी यही कुछ लूंगी। परिवश ने तनतने से हुक्म जारी किया, 5-5 किलो सेब तोलें। सेब तुलने के बाद उसने उतनी ही सब्जी तुलवाई। यूं के मेरे ठेले पर झाड़ू फिर गया। यमुना ने हाथ के इशारे से ड्राइवर को बुलाया। उनकी कार थोड़े फासले पर पार्क थी। ड्राइवर और एक मुहाफिज करीब आए और सामान के शॉपर कार की तरफ ले गए। 2 मुहाफिज चाको चौबंद हालत में दाएं बाएं का जायजा ले रहे थे। यकीनन अंसारी साहब बेटी की हिफाजत के मामले में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्हें भेजकर परिवश ने पूछा, कितना बिल बना? मैंने हिसाब लगाकर कहा, 7350। वो इत्मीनान से बोली, ठीक है, बकिया वापस करो। मैंने एहतजाज किया, कौन सा बकिया? वो बोली, आपको 10,000 दिए हैं ना, अपने पैसे काट कर बकिया रकम वापस करो। मैंने वावेला किया, कहा, खुदा का खौफ करे मिस, ना आपने 10,000 दिए हैं और ना मेरे पास इस वक्त 5,000 का कोई नोट मौजूद है। इस बार यमुना ने आंखें निकालते हुए मुझे डांटा। बोली, बकवास करते हो, अकेला समझकर ठरक झाड़ रहे हो, जानते नहीं हम कौन हैं? एक लम्हे के लिए मुझे सांप सूंघ गया था। चंद हजार के लिए वावेला करने की क्या जरूरत थी? यकीनन परिवश किसी तरह से मेरी सुबकी चाहती थी और मैं खामोश रहकर उसका मंसूबा नाकाम कर सकता था। मगर फिर ख्याल आया कि चुप रहना मेरे हालिया रूप के मनाफी था। अगर कोई इंस्ट्रक्टर मुझ पर नजर रखे हुए होता तो यकीनन मैं फेल हो जाता। आम जिंदगी में कोई ठेले वाला अपने साथ होने वाली ज्यादती पर चुप नहीं साधता, बल्कि शोर मचाता है, और मुझे वही करना था। मैंने कहा, मिस, खुदा के लिए ये जुल्म न करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोगों ने मेरा तमाम सामान खरीद कर फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तीसरी लड़की गुर्राई, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। मुड़कर ड्राइवर और मुहाफिज को हाथ के इशारे से बुलाने लगी। यमुना बोली, इकरा उन्हें रहने दो, ऐसों की बदमाशी निकालने के लिए काफी अवाम मौजूद हैं। मैं रूहान सा हुआ, कहा, बीबी जी खुदा का खौफ करें। इसी असना में ड्राइवर और एक मुहाफिज करीब पहुंच गए थे। ड्यूटी पर मुतय्यन मुहाफिज फिर भी अपनी जगह पर कायम रहकर दाएं बाएं का जायजा लेते रहे। चंद राहगीर भी सूरत हाल जानने के लिए करीब हुए कि मामला 3 हसीनाओं का था, और पाकिस्तानी अवाम इतने भी बेहिस नहीं हुए कि सिन्फ नाजुक की आवाज पर लब्बैक न कहें। आज का नौजवान जितनी सुरत से अनजान लड़कियों की मदद को दौड़ता है, अगर उसका निस्फ हिस्सा भी जहाद के लिए कदम बढ़ाता तो कुफ्र हम पर यूं हावी न होता। हकीकत तो यह है कि हमारे मुकाबले के लिए सारा कुफ्र मुत्तहिद है और हम मजहबी फ़िरक़ों, सियासी टोलों और मुख्तलिफ कौमों में बटे हुए हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने, मारने और मुखालिफ को नुकसान पहुंचाने पर तुले रहते हैं। हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और चाहने वाले हैं, एक किताब को मंशूर हयात जानते हैं, लेकिन हम एक नहीं। हम पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, गिलगिती, चित्राली, सराइकी हैं। हम देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया हैं। हम चौधरी, मलिक और खान हैं। हम सियासी पार्टियों के जियाले, टाइगर्स और शेर हैं। बिलाशुबा हम तकसीम दर तकसीम इतने गिरोहों और टोलियों पर मुश्तमिल हैं कि हमारी तादाद से भी ज्यादा अक़साम हैं। अल्लाह पाक हमें इत्तेहाद की दौलत से नवाजे। वापस कहानी की तरफ आते हैं, क्योंकि ये रोना तो खत्म होने वाला नहीं। लड़कियों के मुहाफिज ने बदतमीजी से मुझे मुखातिब किया, ओए तेरे साथ क्या मसला है? मैंने जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए कहा,
कोई मसला नहीं है जी, अपना हक मांग रहा हूँ, 7,500 बिल बना है वही मांग रहा हूँ। इकरा ने ठिठाई से झूठ उगला। बोली ये कौन सा तरीका है पैसे मांगने का, खूबसूरत लोग मुस्कुरा भी दें तो पैसे अदा हो जाते हैं। लोगों की पेशकदमी में ठहराव देखकर मेरा एतमाद लौट आया था। मैंने बज़ाहिर इनकिसारी मगर दरपर्दा चुपते हुए अंदाज में पूछा, बेगम साहिबा अल्लाह पाक को जान देनी है, कसम खाएं कि मैंने ऐसी बात की है। थोड़ी तकरार के बाद परिवश बरहमी से बोली, हम तुम जैसे भीख मंगे नहीं हैं जो चंद रुपयों के लिए झूठ बोलें, ये लो और पैसे भी रख लो। बरहमी से कहते हुए उसने 2 बड़े नोट मेरे सामने फेंक दिए। मेरे बकिया रकम वापस करने से पहले वो अपनी सहेलियों के हमरा कार की तरफ बढ़ गई। उनका ड्राइवर और मुहाफिज भी मुझे गुस्सीली नजरों से घूरते हुए उनके पीछे चल पड़े। मैंने आवाज दी, अपना बकाया तो ले लो, मगर वो अनसुना करके कार में बैठ गए। कार मेरे सामने से गुजरी। परिवश ने चेहरा मेरी जानिब मोड़ते हुए कहर आलूद नजरों से मुझे घूरा। मेरे लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। अगले दिन अंसारी साहब से मालूम हुआ कि मेरी अमली मश्क की खबर उन्हीं से परिवश तक पहुंची थी और उसी के बाद वो बाकायदा मंसूबाबंदी से वहां पहुंची थी। अंसारी साहब ने कहा, बरखुरदार, फायरिंग में तुम पहले ही नुमाया थे, अब इस मरहले में भी सरे फहरिस्त हो गए हो, यकीनन पहली पोजीशन पर कायम रहोगे। अलबत्ता कल परिवश और उसकी सहेलियों से पैसे न ले पाते तो शायद पहली पोजीशन तुमसे छिन जाती। मैं हंसा, कहा गोया परिवश की दुश्मनी से मुझे फायदा पहुंचा। उन्होंने नफी में सर हिलाया, बोले उसने फकत मौका दिया और तुमने मौके से भरपूर फायदा उठाया। ये ऐसा कोर्स नहीं था जिसके बारे में ज्यादा वजाहत दे पाऊं। बहुत सी बातों को अधूरा छोड़ना पड़ता है, बहुत सी बातों का जवाब नहीं दिया जा सकता, बहुत से मकाम खामोशी के मुतकाजी होते हैं, बहुत से राज पर्दे में ही अच्छे लगते हैं। कोर्स के बाद हमें वापसी के परवाने भी मिल गए थे। अंसारी साहब से अलविदाई मुलाकात करके मैंने घर की राह ली। मूव ऑर्डर पर 15 दिन की छुट्टी मिली थी। छुट्टी के दौरान तसव्वुर साहब से कॉल पर बात हुई। वो रिटायर्ड हो चुके थे। उनसे मालूम हुआ कि वसीम साहब की जगह नए कमांडिंग ऑफिसर पहुंच चुके हैं। पलवशा और रोमा की मायत में गिनती के चंद दिन गुजरने का पता ही न चला और फिर 2 दिन छुट्टी बाकी थी जब अचानक ही अंसारी साहब की कॉल मौसूल हुई। सलाम दुआ के बाद उन्होंने हुक्म दिया कि मैं यूनिट वापस जाने की बजाय उनके पास पहुंचूं। मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, खैर तो है सर? वो इत्मीनान से बोले, तुम्हारा मूव ऑर्डर मंसूख करवा दिया गया है, बाकी गपशप मिलने पर होगी। जी सर कहने के अलावा कोई चारा न था। यूनिट वापसी की खुशी उड़नछू हो गई थी। अगला दिन घर में आखिरी था। वापस जाते हुए एक दिमाग में अंसारी साहब की गुफ्तगू गूंज रही थी। ना मालूम क्यों मेरा मूव ऑर्डर मंसूख किया गया था। मैं शाम को अपनी जगह पहुंचा। जाते साथ अंसारी साहब के बुलावे ने इस्तकबाल किया। उन्होंने सख्ती से बताया हुआ था कि जैसे ही पहुंचूं मुझे उनके पास भेज दिया जाए। उनके बंगले तक पैदल जाना पड़ा था। चौकीदार के जरिए अंदर जाने की इजाजत मांगी जो फौरन ही मिल गई थी। चंद लम्हों के बाद मैं उनके सामने बैठा था। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद वो मुद्दे पर आए। बोले, यकीनन तुम्हें वापस बुलाए जाने पर अचंबा होगा। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया था। वो मुस्कुराए, बोले, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक खास मिशन पर तुम्हें दुश्मन मुल्क जाना है। मैंने कहा, शायद ये खुशी इसलिए है कि इस मिशन के बहाने मैं विघ्नेश शुक्ला का सद्देबाब कर सकूं। मेरे दिमाग में बदगुमानी भरी सोच उभरी। अंसारी साहब की खुशी के पीछे मुझे यही वजह कार फरमा नजर आई, मगर होंठों से कुछ कहने के काबिल नहीं था, इसलिए फकत सर हिलाकर रह गया। बोले, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लगता। वो जहां दीदा शख्स एक लम्हे में मेरे दिल का हाल जान गए थे। मेरे होंठों पर फीका तबस्सुम उभरा। मैंने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया था। बोले, शायद सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे इंडिया जाने की वजह मिल जाने पर खुश हो रहा हूँ। मैं गड़बड़ा गया, नहीं 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 सर। बोले, ठीक है, जाओ आराम करो। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई थी। मैं नादिम हुआ। कहा, माजरत सर, मैंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं। वो साफ गोई से बोले, शायद तुम सही सोच रहे हो। वाकई मैं खुद गरज हूँ, मगर इस वक्त मेरी खुशी किसी और वजह से थी। मैंने मौजू तब्दील किया। कहा, सर आप मिशन के मुताल्लिक कुछ बताने वाले थे। उन्होंने अजनबियों के से अंदाज में मुझे मुखातिब किया। बोले, इरादा तब्दील कर दिया है और आप फिलहाल आराम करें, आइंदा के अहकाम वक्त आने पर मिल जाएंगे। मैंने कहा, सर माफ़ी चाहता हूँ, मगर वो सख्त लहजे में कता कलामी करते हुए बोले, जवान आराम करो। मैंने फौरन नशिस्त छोड़ी। जी सर, और एड़ियां जोड़कर उन्हें सल्यूट करता हुआ बाहर निकल आया। दिल में नदामत भर गई थी। यकीनन पूरी बात जाने बगैर मेरा बदगुमानी करना नहीं बनता था, और बिलफर्ज वो इस बात पर खुश थे भी तो परी से उनकी मोहब्बत किसी तारुफ की मोहताज नहीं थी।
अगर किसी मिशन के बहाने उनका काम पूरा हो रहा था तो ऐसा करना कोई जुर्म नहीं था। अगर वो खुद गरज होते तो मुझे वैसे ही भेज दिया होता। बिलाशुबा पहले उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी, तभी तो मुझे यूनिट वापसी का मूव ऑर्डर मिल गया था। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। अब मुझे एक अलहदा कमरा मिल गया था। पूरी रात अगला दिन और उससे अगली रात मैं अपने कमरे में ही रहा। दोपहर के करीब मोबाइल फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर परी का नाम पढ़कर मुझे हैरत हुई। बददिली से कॉल वसूल करते हुए मैंने मोबाइल फोन कान से लगा लिया। उसकी मुतरन्नम आवाज उभरी, हम बात कर रहे हैं। मैं रुखाई से बोला, जी आपको कौन रोक सकता है बोलने से। वो बुरा मनाए बगैर मुस्तफसिर हुई, रहमानिया रेस्टोरेंट देखा है ना? मैंने जान छुड़ाई, जी। बोली, घंटे तक वहीं मुलाकात होगी, जरूरी बात करनी है। मेरा जवाब सुने बगैर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। एक मरतबा जी चाहा कि कॉल करके मना कर दूं, मगर फिर तजस्सुस गालिब रहा। न जाने क्यों लग रहा था कि अंसारी साहब के बारे में ही कुछ कहना चाहती थी। मैं मुतल्लिका सीनियर को बाजार जाने का बताकर पैदल ही चल पड़ा। कैंट से निकलकर मुझे रक्षा मिल गया था। घंटा पूरा होने वाला था जब मैं रहमानिया रेस्टोरेंट में पहुंच गया। अंदर दाखिल होकर हॉल में निगाह दौड़ाई, मगर परिवश नजर नहीं आई थी। निस्बतन कोने की मेज ढूंढकर मैंने चाय का बता दिया। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही वो दरवाजे पर नमूदार हुई। उसके लिबास को देखकर अंदाजा हुआ कि खासी तैयारी करके आई थी। उसी वक्त बैरा भी चाय की प्याली के हमरा नमूदार हुआ। नशिस्त संभालते हुए उसने बेतकल्लुफी से कहा, हमारे लिए भी चाय और कुछ खाने को मंगवा लो। उसे तीखी नजरों से घूर कर मैं बैरे को चाय और खाने के लवाजिमात का बताने लगा। वो इत्मीनान से बोली, एहसान नहीं कर रहे, हमारी बकाया रकम अब तक आपके पास मौजूद है। मैं तंज़िया अंदाज में बोला, फरमाएं, कैसे याद किया? और एक सिपाही के हमरा बैठकर चाय पीने से क्या आपकी हैसियत मुतासिर नहीं होगी? वो ढिठाई से बोली, इसी वजह से हम मुहाफिजों को साथ नहीं लाए ताकि कोई हमें आपके हमरा देख न ले। मैं जान छुड़ाते हुए बोला, आपने जरूरी बात करना थी। वो एकदम संजीदा हो गई। बोली, परसों पापा के साथ क्या बातचीत हुई थी? मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए, कहा उससे आपका कोई लेना देना नहीं। वो बुरा मनाते हुए बोली, जानते हो ना, हम आपसे सख्त नफरत करते हैं और सिर्फ पापा ही की वजह से यहाँ बैठे हैं। मैंने मुंह बनाया, कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिगड़ कर बोली, हालांकि पढ़ना चाहिए। मैंने इत्मीनान जाहिर किया, कहा किसी अजनबी की मोहब्बत और नफरत से मुझे क्या लेना? वो शाकी अंदाज में मुताजिब हुई, हम अजनबी हैं? मैंने कहा, जैसा आप सोच रही हैं उससे कुछ ज्यादा। चंद लम्हे मुझे तीखी नजरों से घूरने के बाद वो मुद्दे पर आई। बोली, हम बहस करने नहीं आए। पापा परसों से सख्त परेशान नजर आ रहे हैं और हमें नहीं मालूम आप में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं कि वो आपको इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं। बहरहाल आपसे कोई हिमाकत सरजद हो भी गई है तो उनसे माजरत कर लें। मैं बरहम हुआ, इतनी सी बात तो कॉल पर भी की जा सकती थी। वो इत्मीनान से बोली, कॉल पर आपने असल बात नहीं फूटना थी और हम यहाँ हकीकत जानने आए हैं। चाय की खाली प्याली मेज पर रखते हुए मैंने उठने के लिए पर तोले। कहा, आप इत्मीनान से चाय पिएं, मुझे जाना होगा। उसी वक्त बैरा करीब आकर चाय और खाने के लवाजिमात मेज पर रखने लगा। मेरी नजर बैरे की तरफ उठी और उसी के सीध में 3-4 कदम आगे एक शख्स पर पड़ी जो परिवश की तरफ मुतवज्जे था। किसी भी खूबसूरत लड़की के अतराफ में मौजूद मर्दों से बैद है कि उसे बराह रास्त या कनखियों से न घूरें। उसे भी मैं कोई शोदा समझकर दूसरी तरफ मुतवज्जे होने ही लगा था कि उसका हाथ नेफे की जानिब सरकते देखा। मेरी छठी हिस्स ने एकदम खतरे का अलार्म बजाया। उसका हाथ जूं ही नेफे से बाहर आया, उसमें साइलेंसर लगा पिस्तौल था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।